ताकि जो मैं पढ़ रही हूँ वो अच्छे से आए, क्योंकि आगे वो नॉलेज काम आएगी, नंबर काम नहीं आएंगे। 98.6। 98.6 यानी कि आप ये मानिए कि 0.4% और आपने एक्स्ट्रा ले करके और मतलब एक तरह से इतिहास रच दिया। Numbers don't matter actually, marks don't matter. What matters is how you approach life and how you talk to people. So that's, I think, more important. The deep of my heart, I want to help society in the mental space, because that's not what we are taught. ओ मैंने ये काम किया, ये किया, तो थोड़ा सा जिसको एटीट्यूड कहते हैं, घमंड कहते हैं, वो आता था। बच्चों पे बर्डन आता है, तो एनसीईआरटी इसलिए सजेस्ट की जाती है क्योंकि बहुत ही मिनिमल कंटेंट होता है, बट हाँ उसको डिकोड करना, उसको अच्छे से समझना, डेप्थ में जाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी एनसीईआरटी इज सफिशिएंट। The Haryana Talks presents She Talks, a podcast series dedicated to women, brought to you by our proud sponsor LPS Bosard and co-sponsored by Pathania School and Shri Balaji Mishthan Bhandar. नमस्कार, मेरा नाम है सत सिंह। दी हरियाणा टॉक्स के शी टॉक्स श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज के मेरे मेहमान विशेष हैं। विशेष इसलिए भी हैं क्योंकि बहुत यंग है। अभी हाल ही में सीबीएसई बोर्ड की क्लास 12th का रिजल्ट आया है और रोहतक से जिला टॉपर रिया अहलावत हमारे पॉडकास्ट स्टूडियो में है। रिया ने 99% स्कोर किया है और रिया से आज हम बहुत सारी बातचीत करने वाले हैं। रिया, आपका पॉडकास्ट स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी, और बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने यहाँ पे बुलाया, क्योंकि एक तरीके से पहला पॉडकास्ट टॉक रहेगी मेरी, और आई एम वेरी एक्साइटेड। जी, आपके बातचीत करने से कॉन्फिडेंस से लग नहीं रहा है कि ये आपका पहला है। यू आर सो कॉन्फिडेंट। लेकिन ये बताएं कि 99%, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। लेकिन इतने सारे नंबर कैसे लिए? क्योंकि हम जो 10वीं 12वीं में तो हम तो ये भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान पास करवा दियो। हालांकि नंबर अच्छे आए हैं, 63-64% +2 में आए हैं, लेकिन मुझे लगता है उस समय शायद वही बहुत थे। 99 तो बहुत नंबर होते हैं, कैसे आए? बस कंसिस्टेंसी से, और मतलब कभी भी ये नहीं सोचा कि रिज़ल्ट क्या आएगा, बस अपना बेस्ट दिया। और मतलब कभी भी ये सोचा ही नहीं था कि इतने आएंगे। बस ये था कि हर एक दिन छोटे छोटे गोल सेट करके उनको अचीव करना है, और मतलब लास्ट में रिज़ल्ट अच्छा ही आएगा। 99% में आपके पास किस सब्जेक्ट में कितने आए? थोड़ा हमें वो अगर आप खोल के बता सकते हो तो अच्छा लगेगा। मेरे पास 5 सब्जेक्ट्स थे। डोमेन सब्जेक्ट्स में पॉलिटिकल साइंस जिसमें 98 आए, इकोनॉमिक्स में भी 98, इंग्लिश में 99 है, साइकोलॉजी में 100 है, और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट म्यूज़िक था जिसमें 100 है। इंग्लिश में 99? हाँ जी। माय गॉड। अंग्रेजी और मैथ ऐसा सब्जेक्ट है, भगवान पास करा देना। तो जब रिजल्ट आने वाला था तो आपके मन में था भगवान पास करवाने का तो चलो नहीं होगा, लेकिन फिर भी क्या चल रहा था रिजल्ट आने से पहले? मतलब जब रिज़ल्ट मैं चेक करी थी तो सबसे पहले मेरे दोस्त का फ़ोन आया कि तेरी क्या परसेंटेज है, तो तब तक मुझे पता नहीं था कि रिज़ल्ट अनाउंस हो चुका है। उसके बाद मैं मतलब जैसे ही मैंने फ़ोन खोला और चेक करने की कोशिश की तो लाइक माई हैंड्स वर ट्रेम्बलिंग, एंड देन जैसे ही वो रिज़ल्ट शीट खुली तो 98, 98, 99, 100, 100, तो बहुत खुशी हुई। और मतलब इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट हाँ। नहीं, रीचेक नहीं किया, ये मेरा ही है। कितने बार रीचेक तो किया होगा, ऐसा नहीं है, 1-2 बार तो खोल के देखा होगा कि मतलब ब्रेक करने से पहले। आप अकेले थे कमरे में जब आप देख रहे थे या परिवार वाले सब साथ थे? नहीं, मैं अकेली थी। तो रीचेक किया 1-2 बार? एक बार। ये कंफर्म करने के लिए मैं अपना रोल नंबर डाल के देख रही हूँ। तो फिर दोबारा रीचेक किया, कंफर्म हुआ, तो सबसे पहले न्यूज़ किसको ब्रेक की? मतलब प्रेयर किसको? नहीं, न्यूज़ किसको ब्रेक किया, ये कि अच्छा। बताया किसको? मम्मी आ गई थी उस टाइम तक, क्योंकि पता चल गया था कि मैं चेक कर रही हूँ, तो सबसे पहले मम्मी को ही पता चला। फिर दोस्तों के फ़ोन आए थे, फिर पापा को बताया, और फिर धीरे धीरे सबको पता चल तो गया। क्या रिएक्शन क्या था? बहुत खुश थे सब। मतलब हाँ, दे वर एक्सपेक्टिंग मी टू स्कोर गुड, बट इतना अच्छा हो जाएगा ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो ऑफ कोर्स दे वर वेरी हैप्पी।
और जैसे लड़के करते हैं कि अगर +2 में मेरे इतने % आ गए तो मुझे बाइक दिला देना, आपने भी कुछ ऐसा डील की हुई थी कि मेरे अगर इतने % आ गए तो कुछ मतलब होता है, ये सब का अपना एक तरीका होता है, आपकी क्या डील थी? बट थैंकफुली आज तक ऐसा हुआ नहीं कि मैंने कोई चीज़ मांगी और मेरे को ना दी गई हो। और मतलब जो भी मेरे मुंह से निकला हर चीज़ मेरे सामने होती थी उससे पहले, तो कभी भी यूँ नहीं था कि जब ये होगा तब मैं ये मांगूंगी या जब ये होगा तो ये मांगूंगी। मतलब आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर माई पेरेंट्स एंड माई फैमिली। दे वर वेरी सपोर्टिव एंड दे डिडंट लेट मी फील anything that was odd to it. So I was presented with everything at the right time, neither early nor too late, just at the right time in the right space. नहीं, वो बिल्कुल सही बात है। भगवान के दया से आप ब्लेस्ड और प्रिविलेज चाइल्ड हो, जो आपने मांगा या बिना मांगे भी परिवार ने दिया, मम्मी पापा। लेकिन फिर भी हो तो बच्चे ही ना, रिजल्ट आने वाला है तो कुछ ना कुछ तो, चाहे चॉकलेट की डिमांड हो चाहे कुछ भी हो, थोड़ा मोटा कुछ ना कुछ तो होता ही है, या ऐसा कुछ नहीं? नहीं। अच्छा, सिर्फ रिजल्ट अच्छा आ जाए। हाँ। वो बाद में देखेंगे। तो अभी कुछ दिमाग में आया कि भाई सिंस यू हैव गिवन प्राइड टू योर पेरेंट्स, योर स्कूल डिस्ट्रिक्ट टॉपर हैं आप, और 99 मुझे लगता है पूरी कंट्री में चुनिंदा बच्चे होंगे जिनके 99% आए होंगे, तो आपको लगता है कैसा, मतलब रात को नींद प्रॉपर आ रही है? कई बार खुशी के मारे भी नींद नहीं आती है? नहीं, पहले ऐसा होता था जब थोड़ी सी छोटी थी मैं कि ओ मैंने ये काम किया है, ये किया है, तो थोड़ा सा जिसको एटीट्यूड कहते हैं, घमंड कहते हैं, वो आता था। अब नहीं आता। मतलब अब यूँ लगता है कि जो हो रहा है मतलब मेरे अकेले की वजह से नहीं हो रहा, बहुत लोगों का हाथ है, बहुत लोगों की मेहनत है, बहुत लोगों की प्रेयर्स हैं। तो अब वो चीज़ नहीं होती कि मैंने कुछ कर दिया या कुछ अलग हो गया, मतलब जो है ठीक है। इंटरव्यू में हम आगे बढ़ने से पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप किस स्कूल के स्टूडेंट हैं, और आपने 10th कहाँ से की है, +2 कहाँ से की है, और आपका स्कूल के बारे में थोड़ा सा बताओ। द आर्यन ग्लोबल स्कूल से मतलब मैं 6th में वहाँ पे गई थी और तब से मैं वहीं पे हूँ। 10th भी वहीं से की, 12th भी। और द आर्यन स्कूल जो झज्जर रोहतक रोड के ऊपर है, जी। कितने माइल्स के ऊपर है वो? 7 अच्छा, 7 माइल्स के ऊपर है। तो उस स्कूल के आप स्टूडेंट हैं, 6th ऑनवर्ड्स आपने पढ़ाई, पिछले 6 साल से वहीं पढ़ाई कर रहे हैं, और 10th में आपने क्या स्कोर किया था? 98.6। 98.6, यानी कि आप ये मानिए कि 0.4% और आपने एक्स्ट्रा ले करके, और मतलब एक तरह से इतिहास रच दिया है। तो 10th में भी इतने अच्छे नंबर और 12वीं में भी इतने नंबर, मतलब क्या करना चाहते हो? इतने नंबर लेके जाओगे कहाँ? ज़्यादा नंबर नहीं है? नहीं, कभी भी ऐसा नहीं था कि इतने नंबर चाहिए, बस ये था कि जो मैं पढ़ रही हूँ वो अच्छे से आए, क्योंकि आगे वो नॉलेज काम आएगी, नंबर काम नहीं आएंगे। तो जब आपको नॉलेज होती है, मतलब नंबर आए ना आए उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगर जेन्युइन नॉलेज होती है तो नंबर आ जाते हैं। तो कभी भी नंबर के पीछे तो नहीं था कि इतने चाहिए, बस ये था कि जो मैं पढ़ रही हूँ वो अच्छे से पढूं और आगे मेरे को काम आए। तो आप ये मानते हो कि ज़्यादा नंबर आने का ये कतई मतलब नहीं है कि आपको नॉलेज भी उतनी ही हो। ये हो सकता है कि आपको नॉलेज भी है और नंबर भी आ गए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास नंबर कम है लेकिन नॉलेज ज़्यादा हो सकती है। हाँ बिल्कुल, ये आप मानते हो? हाँ जी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, मतलब माई ओन फादर, इफ़ आई टॉक अबाउट हिम, he wasn't good in studies, but like now if I see him, he's very confident, he knows how to talk to people, he knows how to handle situations and stress, everything. So numbers don't matter actually, marks don't matter. What matters is how you approach life and how you talk to people. So that's, I think, more important than marks. चलो, परिवार पर बात चली गई है, तो आपके फादर साहब अहलावत साहब क्या करते हैं, और परिवार में कौन कौन है, मम्मी क्या करते हैं, कितने भाई बहन हो? हमारी जॉइंट फैमिली है। मेरे पापा बिजनेसमैन हैं एंड वी आर 3 सिबलिंग्स। वैसे वी आर 7 कज़न्स इन टोटल,
in the same house. मम्मी क्या करते हैं? Housewife. मम्मी हाउस वाइफ, पहले तो टीचर थे। हाँ जी. मैं जानता हूँ इसीलिए। तो आपको मतलब स्टडी में शुरू से ही कंसिस्टेंसी थी, शुरू से पढ़ाई में अच्छे थे, या कई बार होता है कि लाइफ में कोई ऐसा यू टर्न आता है, ऐसा कोई मोमेंट आता है, उसके बाद लगता है अब लाइफ को सीरियस लेना शुरू कर देना चाहिए? 5th तक मम्मी पढ़ाती थी मेरे को बहुत सीरियसली, तब तक सब अच्छा था. 6th में जब मैं स्कूल में आई तो मैं इंडिपेंडेंट हो गई थी, मतलब अब मम्मी को ज़रूरत नहीं थी पढ़ाने की. तो 6th-7th में आई वाज फाइन विद स्टडीज़. 8th में एक डाउनफॉल आया था जब आई डिडंट टेक स्टडी सीरियसली, सो आई स्कोर्ड वेरी लेस इन 8th. बट देन आफ्टर 8th आई वाज लाइक अब प्रूव करना है. सो 9th में आई स्कोर्ड फर्स्ट, लाइक मीन्स आई स्टूड फर्स्ट. 10th में फिर 9th के बाद से 9, 10th, 11, 12th हैव बीन वेरी गुड. 8th में वो मतलब हर एक की लाइफ में आता है, वो डाउनफॉल आया था जब था कि क्या है पढ़ाई में, कुछ नहीं रखा, ये सब थोड़ी वो अडोलसेंस वाली एज. बट उसके बाद से आई हैव बीन कंसिस्टेंट. मतलब लाइफ में एक बार भूचाल आता है, हाँ. और वो भूचाल आ चुका, उसके बाद समझ भी आ गई, हाँ थैंक्स टू दैट भूचाल. अच्छा, जीवन में क्या करना चाहते हो? मतलब अभी तो +2 पास की आपने और बहुत अच्छे नंबर से पास किया है, लेकिन एक जीवन में एम और कंधों पे जिम्मेदारियों का, एक्सपेक्टेशंस का बोझ भी कि ये लड़की तो बस पता नहीं क्या करेगी. I want to become a psychotherapist, like a psychologist, because I, like from the deep of my heart, I want to help society in the mental space, because that's not what we are taught, or that's not what the society emphasizes on. So I want to go into that space and help people who suffer emotionally, mentally, and mainly I want to become a psychotherapist. But yeah, I also want to try UPSC, and want to just give it a try, because it is considered like the most difficult exam of the country, especially India. So I want to give it a try, but mainly I want to stay in that psychologist space. अच्छा, साइकोलॉजी आपको अच्छी क्यों लगती है, और साइकोथेरेपिस्ट कौन होता है? साइकोलॉजी मेरे पास 11th में नहीं थी, तो मैंने 12th में चेंज किया था सब्जेक्ट, सोशियोलॉजी से साइकोलॉजी. तो शुरू में साइकोलॉजी वाज वेरी स्कैरी, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं पता था क्या है, और पहले बहुत तंग किया साइकोलॉजी ने. बट उसके बाद धीरे धीरे हर रोज़ पढ़ना शुरू किया, तो लास्ट में साइकोलॉजी बिकेम माय फेवरेट सब्जेक्ट. और साइकोथेरेपिस्ट, जैसा आपने पूछा, इज़ अ पर्सन हु हेल्प्स पीपल टू अनबर्डन देयर इमोशनल बर्डन. तो मतलब जो भी मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, दिमागी रोग हैं एक तरीके से, उनसे आपको दूर करते हैं साइकोथेरेपिस्ट. और ड्रग्स का यूज़ नहीं करते, मेडिसिन्स का यूज़ नहीं करते, बस बातचीत करके, क्योंकि वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आजकल की लाइफ में, बिकॉज पीपल आर बिकमिंग सो आइसोलेटेड. सो बस बात करके लोगों का इमोशनल बर्डन कम करना, दैट इज़ व्हाट इज साइकोथेरेपिस्ट. आपको लगता है कि वो इनेट क्वालिटी, वो नैक आपके अंदर है कि आप बातचीत करके सामने वाले व्यक्ति का जो एक ट्रॉमा है, बर्डन है, बैगेज है, उसको रिलीज़ करवा सकते हो? इनेट तो नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि आई डोंट टॉक मच, मतलब इवन विद माई फैमिली आई एम नॉट दैट ओपन. तो आपका बिजनेस चलेगा कैसे, बोलोगे नहीं तो? मतलब बट ये है कि अगर इफ़ आई एम इनटू वन थिंग, कि अगर ये करना है तो वो मैं कर लूँगी. मतलब अगर एक पर्सन, इफ़ अ पर्सन हैज़ कम टू मी फॉर हेल्प, तो ये है कि मैं इतनी केपेबल हूँ कि मैं उसकी हेल्प कर दूँगी, उससे बातचीत कर लूँगी. ऐसा नहीं है कि मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट हूँ या जो भी मुझे दिखे मैं उसकी हेल्प कर दूँ, इतनी भी एक्सट्रोवर्टिज्म नहीं है मेरे में. बट ठीक है कि अगर मैं प्रोफेशनली इस पाथ को चूज़ करती हूँ, तो आई बिलीव आई कैन डू गुड. और साइकोलॉजी में इंटरेस्ट कैसे जागा? बस जब 12th की साइकोलॉजी पढ़ी तो तभी से, बिकॉज आई माई सेल्फ हैव बिन अ विक्टिम ऑफ a mild depression, I would say. So from that day I decided that I want to help people, and I don't want any other child, any other adult to suffer from what I have suffered. So from that day onwards I started to
build myself into this space. जब आप ये सारी बातें कर रहे हैं ना, मेरे दिमाग में सुहानी शाह करके एक वो मेंटलिस्ट है, वो मेंटलिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट एक ही चीज़ है या अलग अलग है? नहीं, ये अलग है. वो मेंटलिस्ट है, मतलब शी कैन रीड पीपल्स माइंड एंड शी कैन जस्ट टेल व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर माइंड. क्या ये पॉसिबल है? Yes, पॉसिबल I है ये? would say yes, because see, the entire world, according to me, the entire world is driven by emotions. मतलब भावनाओं पे सब चलता है मेरे हिसाब से. और एक बंदा अपने इमोशंस को छुपा नहीं सकता. तो मतलब it's clearly visible on face, in body language, in everything. So it is definitely possible to know what is going on in your mind. So if a mentalist is sitting right in front of you, so he will be able to tell what you are thinking, because it's evidently visible in your eyes, in your body expressions, everything. So that is possible. But लेकिन वो तो एक गैस होता है, लेकिन जो सुहानी शाह करती है वो तो बिल्कुल एक्यूरेट, कोई आपका एटीएम का पासवर्ड सोचो, ये तो पॉसिबल नहीं है. और बल्कि वो बताती भी है कि इट्स एन आर्ट. आपको लगता है कि मुझे पता है, लेकिन ये सिर्फ आर्ट है. कैसे करते हो ये नहीं बताऊंगी मैं. दिस इज़ व्हाट शी सेज, आई डोंट नो. ये तो पॉसिबल है कि एक आप आइडिया लगा सकते हो कि सामने वाला क्या सोच रहा होगा, वो संभव है. But I think she has been gifted with this power. Means I don't think any college can teach you this, any school can teach you this. I think she's लेकिन वो तो gifted. आर्ट कहती है कि वो आर्ट है, और ऑब्वियसली वो नैक, वो कुछ ना कुछ क्वालिटी तो अंदर ही होती है. कितना आप डीप सीखते हैं. खैर हम इस पे आते हैं, पढ़ाई के ऊपर आते हैं. तो आपने पूरा साल पढ़ाई की या हमारी तरह लास्ट के 1 महीना 1.5 महीने दिन रात एक, बॉयज़ वाला जो एक एटीट्यूड होता है ना, लास्ट में सब कुछ दिन रात एक कर देंगे, बाकी सारा साल मज़े करेंगे? क्या किया आपने? मतलब ऐसा नहीं था कि शुरू में बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं की थी. कंसिस्टेंसी थी, बट जो एक होता है पीक लेवल की मेहनत, वो लास्ट में आके की थी. जब यूँ था कि अब प्री बोर्ड्स के टाइम या फिर मिड टर्म एग्ज़ाम्स होते हैं सितंबर में, उस टाइम. बट ऐसा नहीं था कि बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई की. शुरू में माइल्ड रखा, फिर जैसे जैसे लगा कि अब ज़रूरत है तो आवर्स बढ़ा दिए, मेहनत बढ़ा दी. तो नोट्स वोट्स बनाते थे, कैसे क्या करते थे? कुछ हाईलाइट करते थे, क्या करते थे? मतलब नोट्स, मतलब Notes. मेरे को नोट्स के बिना याद नहीं होता. तो बुक में चाहे कुछ भी लिखा हो, जब तक मैं नोट्स ना बनाऊँ, उसको खुद फ्लो चार्ट्स में ना बनाऊँ, ना लिखूँ खुद उसको, तब तक मुझे याद नहीं होता. तो पेन की घिसाई खूब की आपने. बहुत. एक चैप्टर को अगर आपको समराइज करना है, नोट्स बनाने हैं, तो कितने पेज के नोट्स बनते हैं ऑन एन एवरेज? एक आइडिया सा. आई मेक वेरी डिटेल्ड नोट्स. तो मतलब मैं यूँ नहीं है कि 10 पेज के चैप्टर को 2 पेजेस के नोट्स का मतलब तो यही होता है. नहीं. आप उल्टा करते हो. मतलब मेरे को यूँ है कि अगर मैं नोट्स पढ़ रही हूँ तो हर एक चीज़ कवर होनी चाहिए. मतलब मैं वो लास्ट मिनट नोट्स नहीं बना सकती. चैप्टर का बस मेरी हैंड राइटिंग में वर्जन और मेरी अंडरस्टैंडिंग में वर्जन, वो मेरे लिए नोट्स हैं. तो अगर चैप्टर 10 पेजेस का है तो शायद से मेरे नोट्स 12 पेजेस के होते हैं. तो वो नोट्स थोड़ी हुए हैं. आपने तो चैप्टर से बड़े तो नोट्स बना दिए हैं. देखो इसके पीछे पर्पस यही है कि जब आपके एग्ज़ाम टाइम हो तो आपको कम समय में पूरा चैप्टर आप रिवाइज कर लो. पर्पस तो यही है नोट्स का. बट जब वो आप खुद लिख रहे हो, खुद बना रहे हो, तो वो 12 पेजेस भी 2 मिनट में कवर हो जाते हैं. मतलब मैं कर पाती हूँ, क्योंकि अगर मैं डिटेल ना बनाऊँ ना, फिर मेरे को ऐसे माइंड में रहता है कि ये छूट गया, ये छूट गया. तो डिटेल बना के और फिर वो जल्दी जल्दी रिवाइज हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. अच्छा, जितने भी आपके सब्जेक्ट थे, सबसे ज़्यादा डिटेल में कौन से सब्जेक्ट के नोट्स बनाए हैं? साइकोलॉजी. वो आपका इंटरेस्ट भी है. आपको लगा नहीं कि कुछ ज़्यादा नहीं होगा, कुछ आप अपने इंटरेस्ट के उसमें सिलेबस से बाहर कहीं घूम रहे हो? नहीं, कभी कभी होता था, लेकिन मोस्टली नहीं. सिलेबस पे ही रहती थी. और ऐसा मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें जानने का मौका मिला आउट ऑफ द बॉक्स, मेनली इन साइकोलॉजी, क्योंकि इंटरेस्ट है उसमें. बट हाँ, वापस सिलेबस पे आना, वापस 12th पे स्टिक रहना, वो आई यूज्ड टू डू वेल. अच्छा, ये समझाया जाता है, हमें भी समझाया जाता था और बच्चों को ये स्कूल में समझाया जाता है कि आपको एनसीईआरटी की बुक्स ही पढ़नी है, बाकी पब्लिशर्स की बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो पेपर आएगा एनसीईआरटी से ही आएगा. ये कितना सच है? 100%.
तो आपने एनसीईआरटी की किताबें ही पढ़ी हैं? हाँ जी। बाहर पब्लिशर्स, प्राइवेट पब्लिशर की किताबें नहीं पढ़ी हैं? फॉर प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस यस, अदरवाइज कंटेंट के लिए कभी नहीं। आप ये कहते हो एनसीईआरटी की किताबें पढ़ लो, मोर देन सफिशिएंट है? मोर देन। वो कहते हैं इसको घोट के पी जाओ, सब कुछ कवर हो गया, ये सही है? हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ लाइन पढ़ो एंड डन। आपको वो लाइन डिकोड करनी पड़ेगी, मतलब उसकी डेप्थ में जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर एक पैराग्राफ है तो आप बस उसको पढ़ लो और कह दिया कि एनसीईआरटी हो गई। एनसीईआरटी इसलिए बोली जाती है क्योंकि उसमें बहुत ही एक प्रिसाइज अमाउंट ऑफ कंटेंट होता है, ज़्यादा नहीं होता। बिकॉज प्राइवेट पब्लिशर्स क्या करते हैं कि ये भी ना रह जाए, ये भी ना रह जाए, उस चक्कर में बहुत ज़्यादा पब्लिश कर देते हैं, जिसकी वजह से बच्चों पे बर्डन आता है। तो एनसीईआरटी इसलिए सजेस्ट की जाती है क्योंकि बहुत ही मिनिमल कंटेंट होता है, बट हाँ उसको डिकोड करना, उसको अच्छे से समझना, डेप्थ में जाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी एनसीईआरटी इज़ सफिशेंट। अच्छा, कोई टाइम टेबल ही बनाया था आपने इस एग्ज़ाम के दौरान, जो आपने सितंबर में कहा, सितंबर ऑनवर्ड्स डेड सीरियस हो गए थे, कोई बनाया था कुछ? ऐसा बहुत ही हार्ड एंड फास्ट टाइम टेबल नहीं था, क्योंकि टाइम टेबल से मेरे को बोरिंग लगता है। टाइम टेबल कि इस टाइम ये सब्जेक्ट करना है, मैं वो नहीं कर सकती। मतलब जो मन करेगा वही, और क्योंकि ये ज़रूरी भी है। अगर फॉर एग्जांपल मेरा मन अभी इकोनॉमिक्स पढ़ने का है, बट टाइम टेबल में लेट्स से साइकोलॉजी है, तो मैं पढ़ भी लूँगी साइकोलॉजी तो भी दिमाग में तो जाएगी ही नहीं ना। तो मन के हिसाब से मैंने हर एक सब्जेक्ट पढ़ा है, बट ये टाइम टेबल था कि रोज़ इतने घंटे पढ़ना है, इस टाइम पढ़ना है, बट ऐसा सब्जेक्ट स्पेसिफाइड टाइम टेबल नहीं था। आजकल बच्चे यूट्यूब बहुत देखते हैं, यूट्यूब से रेफरेंस लेते हैं, यूट्यूब से सुनते हैं और फिर नोट्स भी बनाते हैं, तो ये कुछ हेल्पफुल होता है? मेरे लिए कभी नहीं हुआ, क्योंकि मेरे को आदत है पढ़ने की और फिर नोट्स बनाने की। बट हर एक का अपना स्टाइल होता है, तो मतलब कई बच्चों को हेल्प करता होगा ऑफ कोर्स। तो इसमें कुछ गलत बात नहीं है कि आपको सुन के, क्योंकि हर एक बच्चे की आई वुड से जो लर्निंग पावर होती है वो अलग होती है। कुछ को देख के समझ आता है, कुछ को सुन के समझ आता है, कुछ को पढ़ के समझ आता है। तो मुझे पढ़ के ज़्यादा समझ आता है, इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं खुद पढूं। वैसे यूट्यूब से स्टोरीज सुनना और टीचर्स के लेक्चर्स लेना इज़ नॉट अ बैड थिंग। अच्छा, एक ये भी टॉपर्स का हम इंटरव्यू करते हैं, यूपीएससी का जो सिलेक्शन हो जाता है उनके भी हम बातचीत करते हैं, तो वो 2-3 बातें कॉमन निकल के आती। एक, सोशल मीडिया से पूरी तरह दूरी बनाए रखी जब तक मैंने तैयारी की। आपको लगता है कि ये हेल्प करता है? हाँ, करता है। मतलब मैं सोशल मीडिया पे नहीं थी 12th से पहले। ये हेल्प इसलिए करता है क्योंकि मेनली आपको वो चीज़ें आई वुड से लुक्रेट करती हैं। बहुत लालच आता है कि ये देख लूँ, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है। अगर वो चीज़ होगी ही नहीं तो इट्स बेटर। वैसे कई लोगों का रेजिस्टेंट पावर बहुत अच्छा होता है, तो मतलब वो होकर भी कंट्रोल कर लेते हैं। तो बीइंग ऑन सोशल मीडिया इज़ नॉट अ बैड थिंग, बट लिमिटिंग इट टू अ परफेक्ट यूज़, टू अ परफेक्ट टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई वुड से मेरी रेजिस्टेंस पावर इतनी ज़्यादा नहीं है कि मैं होकर भी उसको ना देखूं या बिल्कुल उससे दूर हो जाऊं। तो आई प्रेफर कि वो ना ही हो तो अच्छा है। वैसे कुछ लोग होकर भी, आई डोंट से कि जो सोशल मीडिया पे होते हैं दे कांट डू एनीथिंग, ऐसा नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि जब डर लगे स्टूडेंट को तैयारी करते हुए क्या होगा, तो कोई ना कोई माइंड फ्रेश करने की भी टेक्निक, कोई म्यूज़िक सुनते हैं, कोई खेल लेते हैं, सबका अपना तरीका होता है। आपका क्या तरीका था? क्योंकि पढ़ के बोर तो होना स्वाभाविक है, क्या करते थे? बहुत सारी चीज़ें थी। कई बार दोस्तों से बात कर ली, म्यूज़िक सुन लिया, पेंटिंग कर ली, या आई लव वाटरिंग प्लांट्स, तो जितने भी घर में प्लांट्स होते थे मैं उनको पानी दे देती थी। तो ये सारी चीज़ें। म्यूज़िक में क्या सुनते हो? हर टाइप का म्यूज़िक मतलब मेरी म्यूज़िक चॉइस बहुत ही डाइवर्स है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि इसी टाइप का म्यूज़िक। अगर एक दिन मैं एक टाइप का म्यूज़िक सुन रही हूँ, अगले दिन दैट विल बी चेंज, सो इट्स नॉट फिक्स्ड। तो बीट्स पर ध्यान होता है या लिरिक्स पर ध्यान होता है? या कई बार तो लिरिक्स का पता ही नहीं, बीट में मज़ा आया हुआ है? बीट्स पे लिरिक्स हो सकता है उसकी याद ही ना हो। हाँ। या एक दो मुखड़ा याद हो, या सिर्फ शुरू का वो याद हो, बाकी पता ही नहीं, बीट्स में मज़ा आया हुआ है। हाँ। फेवरेट सिंगर कौन है? दिलजीत दोसांझ। अच्छा, उसका कोई गाना याद है? नहीं। आप समझ गए, साइकोलॉजी से इतना समझ गए कि अगला सवाल क्या आने वाला है। गाना याद नहीं है, बट वाई दिलजीत दोसांझ, ये तो बता ही सकते हैं।
क्योंकि उनके गाने सुन के बहुत ही एनर्जी आ जाती है मेरे अंदर, तो ऐसे डांस करने का मन करता है। ऐसा नहीं लगता कि लाइफ लो है, बहुत ही एकदम से एनर्जी आ जाती है, तो इसलिए दिलचस्प अच्छा, ये तो पंजाबी होगा। पंजाबी का तो जो ऑडियंस है वो पूरे वर्ल्ड में है। हरियाणवी का बताओ, कोई हरियाणवी गाने भी पसंद करते हो? कोई सिंगर है आपको लगता है कि हाँ भाई ये अच्छा गाता है, यूथ को काफ़ी अट्रैक्ट करता है? नहीं। या अभी तक किसी हरियाणवी के अभी तक नहीं, आगे का क्या पता? हाँ, हो भी सकता है, अभी तक नहीं। अच्छा, कोई हरियाणवी अपने कोई रागनी वगैरह या अभी तो कुछ उसके अभी एक्सपोजर मिला है उस चीज़ का आपको? नहीं, मतलब जैसे घर में सुनते हैं, रागनी दादा सुनते हैं, बट मेरा कभी इंटरेस्ट नहीं था उसमें। अच्छा, नहीं आजकल तो काफ़ी अच्छे सिंगर्स भी आ रहे हैं, जैसे एक ढांडा नोड़ीवाला है, केडी भाई है, बहुत सारे हैं, लेकिन आप उनका कोई म्यूज़िक नहीं। हॉबीज़ क्या है आपकी? क्योंकि आजकल ना ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। बच्चे पढ़ाई में, लेकिन वो हॉबी कल्टीवेट ही नहीं करते हैं, और बिना हॉबी के लाइफ बड़ी बोरिंग हो जाती है। लिसनिंग टू म्यूज़िक मेन है, फिर पेंटिंग भी है, रीडिंग बुक्स है। I mean, I love novels, I love reading real life stories, autobiographies. So I read books a lot, and they help you divert from main course books. So I love reading, painting, listening to music. और फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस के लिए क्या करते हो? योगा वगैरह सब अपना अलग अलग करते हैं उसके लिए? 30 minutes एक्सरसाइज, आई मीन पूरे दिन में कभी भी कर सकते हो, वही करती थी मैं। जो मन करता था, मतलब कभी साइकिलिंग कर ली, कभी कुछ कर लिया, तो 30 minutes वर फिक्स्ड फॉर द डे, तो उसमें फ़िज़िकल वर्कआउट होता था। अच्छा, एक कहावत है कि सम स्टूडेंट्स आर नोन बाय द स्कूल्स एंड कॉलेजेस दे स्टडी इन, एंड सम कॉलेजेस एंड स्कूल्स आर नोन बाय द स्टूडेंट्स जो उनके स्टूडेंट रहे। तो आप कौन सी थ्योरी में बिलीव करते हो? व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट? या आप क्या बनना चाहते हो कि स्कूल आपके नाम से जाना चाहिए या आप स्कूल के नाम से जाने जाओ? स्कूल मेरे नाम से जाना जाए उसमें, क्योंकि मेनली द इंस्टीट्यूशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, नो डाउट, बट व्हाट मैटर्स मोस्ट इज़ हाउ यू बिहेव और हाउ यू आर इंटरेस्टेड इन टू एनीथिंग. So I believe that it totally depends on the student, not on the college, not on the school. It completely depends on the individual. अब स्कूल के बारे में कुछ और बताओ ना। स्कूल कैसा स्कूल है? क्या कोई हाई फाई स्कूल है? और कैसे टीचर्स हैं आपके? कौन फेवरेट टीचर है आपका? वैसे तो अभी तो क्योंकि आपने टॉप किया है तो सभी टीचर्स भी इसको ज़रूर देखेंगे, तो आपने जिनका नाम लिया वो तो खुश हो जाएगा। जिनका नाम नहीं लिया, जो मन में रखे हुए थे, भाई रिया इज़ माय फेवरेट स्टूडेंट, लेकिन हो सकता है भाई रिया ने मेरा नाम नहीं, नाम नहीं लूँगी मैं किसी का भी। सभी मेरे फेवरेट हैं। हाँ। तो स्कूल के बारे में बताओ कुछ। स्कूल जिसे कहते हैं बहुत ही प्यारा स्कूल था, मतलब बहुत हाई फाई नहीं था। जब पहली बार मैं 6th में वहाँ गई थी तो बहुत ही कम स्ट्रेंथ थी, क्योंकि उस टाइम वो फाउंडेशन ईयर था। तो उस साल बहुत ही अपनापन जिसको कहते हैं स्कूल में वो लगता है। टीचर्स बहुत अच्छे हैं, स्टाफ अच्छा है, स्टूडेंट्स अच्छे हैं, और बहुत ही ग्राउंडेड स्कूल है आई वुड से। ज़्यादा ताम झाम जिसको बोलते हैं नहीं है, हाँ, बट हर टाइप का एक एक्सपोजर मिलता है, हर टाइप का कंपटीशन होता है, स्पोर्ट्स में, एकेडमिक्स में, हर एक चीज़ में। तो मेरा तो फेवरेट स्कूल है। तो आपको आपके टीचर्स और आपके जो साथ वाले स्टूडेंट्स हैं, वो आपको पढ़ाकू लड़की के बारे में इमेज है आपकी, या ऑलराउंडर के बारे में इमेज है? क्या इमेज है आपकी टीचर्स? क्योंकि होती सबकी अपनी होती है कि ये तो पढ़ती किताबी कीड़ा है, या फिर इसको जिस भी फील्ड में जा रही है उसमें एक्सेल कर रही है। क्या आपकी इमेज? ऑलराउंडर। तो पढ़ाई के अलावा और किस चीज़ में आप अच्छा करते हैं? जो भी होता था, मतलब मेरी आदत है हर चीज़ में टांग नहीं, फिर भी अड़ाना। कुछ नाम तो बताओ ना। जो भी में तो अब हम क्या समझे, जो भी का मतलब क्या है? पढ़ाई तो स्पोर्ट्स इवेंट होते थे तो मैं उसमें, विच स्पोर्ट? बास्केटबॉल, बैडमिंटन, अगर डिबेट कंपटीशन होता था मैंने उसमें भी पार्ट लिया हुआ है। बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते थे, बोर्ड डेकोरेशन कंपटीशन होता था उसमें भी, सो एवरीथिंग। अच्छा, ये बोर्ड के पेपर से पहले प्री बोर्ड होते हैं, उसमें सैंपल जो क्वेश्चन पेपर, गैस पेपर कितने काम करते हैं? आपको लगता है कुछ हेल्प होती है या वेस्ट ऑफ टाइम है?
नहीं, हेल्प होती है बट इतना भी ज़रूरी नहीं है कि आप सारा टाइम उसी पे वेस्ट कर दो. एक दो सैम्पल पेपर्स की बुक मतलब उतना सफिशिएंट है जस्ट टू नो कि जब आप बोर्ड एग्ज़ाम में बैठोगे तो किस टाइप का क्वेश्चन पेपर आएगा, क्या पैटर्न होगा, किस क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, बस उसके लिए ज़रूरी है. अदरवाइज सिलेबस इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट देन सैम्पल पेपर्स. अच्छा, एक बहुत ट्रेंड चल रहा है बच्चों में, जैसे ही 10th होती है बच्चों ने अपना एक टारगेट फिक्स कर लिया होता है कि मुझे तो तैयारी इस चीज़ की करनी है, आईआईटी की करनी है, मुझे नीट की तैयारी करनी है, मुझे क्लैट की तैयारी करनी है, मुझे इसकी तैयारी करनी है, मुझे उसकी तैयारी करनी है. वो हो जाते हैं नॉन अटेंडिंग, स्कूल अटेंड नहीं करते और अपने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की कोचिंग लेते हैं. क्या ये ट्रेंड ठीक है? नहीं, मेरे हिसाब से नॉन अटेंडिंग इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन बिकॉज इट डिसरप्ट्स योर रूटीन and it also does not help you socialize with people, so you are just into your own room studying. That leads to depression and emotional disturbance, I would say. So attending school, having a fixed routine is very important because when you go into school you meet people, you do activities. लेकिन वो तो कोचिंग सेंटर में जाते हैं तो भी रूटीन तो बनता है ना, वहाँ भी बातचीत तो होती है. 3-4 घंटे आप क्लास अटेंड करते हैं, आते हैं जाते हैं घर से, तो एक ब्रेक तो मिल ही जाता है. बट कोचिंग सेंटर्स में वो बात नहीं होती. हाँ, ये बात तो मैं आई एग्री विद दिस. जो स्कूल में बात है वो कोचिंग सेंटर में बात हो ही नहीं सकती. ये बात सही है. तो आपको लगता है कि वो बेनिफिट की बजाय नुकसान भी कर सकता है? नहीं, मतलब ऐसा नहीं है. जो स्टूडेंट्स बहुत फोकस्ड होते हैं कि उनको सिर्फ यही करना है और कुछ लाइफ में नहीं चाहिए होता, उनके लिए इट इज़ गुड. बट आई वुड से टू डेवलप an all-rounder personality, like you said, it is very important to attend school. तो अब जब इसके मेडिकल होता है मोटिवेशन मैसेज, ठीक, शिक्षा नीति या शिक्षा पैटर्न पर कौन सा बदलाव होगा? कितनी देर का हो गया? छोड़ो वो. हाँ, हो गया, चलो ठीक है. अच्छा रिया, +2 में आपने जिला टॉपर हो गए हो आप, लेकिन पढ़ाई आगे कंटिन्यू करनी है, तो अब आगे क्या? अब आगे किस चीज़ की तैयारी करोगे? कहाँ पढ़ने जाओगे? क्या सपने हैं? अभी ग्रेजुएशन तो मेरे को DU से करनी है, जिसके लिए अभी CUET एग्ज़ाम होगा, तो उसके लिए आई विल बी अपीयरिंग. और उसमें मेरे को BSc इन साइकोलॉजी या फिर साइकोलॉजी ऑनर्स, जो भी कोर्स सूटेबल होगा वो करना है. और जो भी कॉलेज मिलेगा, मेनली मेरा फोकस गार्गी कॉलेज है, मिरांडा हाउस है, LSR है. तो ये तो इसी महीने है. हाँ जी. तो कब है आपका पेपर? मेरा एक 22 को है, 22 और एक 29 को है. तो तैयारी पूरी है? हाँ, मतलब बची है. लेकिन वो तो तैयारी जो है ना, जब तक पेपर ना लिखा है तब तक रहता कुछ रह गया. ये तो एक अच्छी प्रिपरेशन की निशानी है. तो कितने महीने तैयारी की है CUET की? बस बोर्ड एग्ज़ाम के बाद 4 अप्रैल को लास्ट एग्ज़ाम था मेरा, उसके बाद कहीं ऑनलाइन कोचिंग ली या घर पे पढ़ाई की या क्या, कैसे तैयारी की? मतलब आई ट्राइड अ कोचिंग सेंटर, बट फिर वहाँ पे मतलब आई कुडंट कोप अप विद देम, सो आई डिसाइडेड टू डू इट माई सेल्फ एट होम. क्योंकि उसमें आना तो वही NCERT के हिसाब से ही है, वो ऑलरेडी आपने सब कुछ दिमाग में आपके फिट ही है. तो दिल्ली का आपका कौन सा कॉलेज लगता है कि ये कॉलेज में एडमिशन हो जाए तो मज़ा आ जाए? LSR. अच्छा, लेडी श्री राम में हो जाए तो लगता है कि हाँ अभी बढ़िया है. तो अब तक तो स्कूल की लाइफ थी, कॉलेज की लाइफ में जाओगे तो पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारे सपने होते हैं, सोशलाइज होने के और बहुत सारे होते हैं. क्या कुछ सपने हैं, क्या कुछ है जो स्कूल लाइफ में नहीं कर पाए या अब जाके वो करने हैं? आई लव एक्टिंग, तो स्कूल में कभी मैंने नहीं की, तो वो मेरे को करना है ट्राई. और बाकी आई लव डिबेटिंग, तो उसमें आई वांट टू डू मोर. एक्टिंग मतलब फिल्मों वाली एक्टिंग? हाँ जी. तो उसमें ग्लैमर वाली लाइफ में भी कुछ लगता है कि? मतलब मेरा सपना है हमेशा से एक्टिंग में जाना, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ही प्रोमिनेंट है. प्रोमिनेंट तो यही है साइकोलॉजिस्ट, बट मन हमेशा करता है एक्टिंग करने का और फिल्मों में जाने का.
तो जैसे बच्चे करते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी साथ साथ करते हैं, आपको भी कुछ ऐसा है कि एक बार मैं कॉलेज में एडमिशन हो जाए, बढ़िया कॉलेज में फर्स्ट ईयर में थोड़ा एडजस्ट हो जाऊं, फिर सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स जो है अपनी तैयारी शुरू कर देंगे, एक प्लान्स होते हैं? हाँ, बट मैंने सोचा है कि अगर जैसे मैं साइकोलॉजी पढ़ूंगी, तो अगर मेरे को कॉलेज में ठीक लगा साइकोलॉजी में आगे जाना, तो मैं तब प्रिपरेशन शुरू नहीं करूँगी, फिर मैं मास्टर्स करूँगी साइकोलॉजी में और फिर शायद से उसी लाइन में चली जाऊँ। बट अगर सेटिस्फाई नहीं हुई मैं इससे, साइकोलॉजी वाले कोर्स से, तो आई विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी फ्रॉम सेकंड और थर्ड ईयर। तो कितने अटैम्प्ट देने की प्लानिंग है? जितने भी मिलेंगे? हाँ। क्या 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 मतलब चार्म क्या होता है, क्यों यूपीएससी? क्योंकि जितने भी ब्रिलियंट और टॉपर्स होते हैं उनका एक सपना तो होता है कि यार यूपीएससी तो एक बार तो ट्राई तो करना है, नहीं होगा कोई बात नहीं, कुछ अच्छा कर लेंगे, लेकिन क्या लगता है आपको, क्या है ऐसा है यूपीएससी में? मेरे को सबसे ज़्यादा एक्साइट करती है आईएफएस की जॉब, इंडियन फॉरेन सर्विस। मेरे को आईएएस कभी नहीं पसंद आए, मतलब वहीं चेयर पे बैठे रहना, साइन करते रहना डॉक्यूमेंट्स, मेरे को कभी वो एक्साइटिंग नहीं लगा। मेरे को आईएफएस की जॉब बहुत अच्छी लगती है। तो अगर यूपीएससी मेरे से क्रैक हुआ तो आई डेफिनेटली गो फॉर इंडियन फॉरेन सर्विस, क्योंकि उसमें आई ऑलवेज हैड दिस ड्रीम कि मेरे को ग्लोबल लीडर से मिलना है। मतलब मेरे को कभी भी इंडिया में लिमिटेड नहीं रहना, बिकॉज आईएएस लिमिट्स यू टू इंडिया, बट इंडियन फॉरेन सर्विस लीड्स यू एवरीवेयर। तो मेरे को यूएन में भी जाना है, इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव बनना है, और उन चीज़ों ने हमेशा एक्साइट किया है। लेकिन काम तो जो आईएएस का होता है, आईएफएस का भी होता है, वो इंडिया में बैठे करते हैं, वो विदेश में करते हैं। काम तो ये साइन करने वाले काम से पीछा नहीं छूटेगा। आप एक बार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आ गए, साइन करना, कुर्सी पे बैठना, लंबे लंबे आवर्स, ये तो चलेगा ही चलेगा। हाँ, ये एक एक्सपोजर वाली जो बात है, इंटरनेशनल एक्सपोजर है, वो बिल्कुल अलग बात है। बहुत अच्छी बात है, आप कितने बड़े सपने हैं। अच्छा, आपका गांव कौन सा है? जो मूल सवाल है वो तो हमने पूछा ही नहीं। हमारे चैनल का नाम है हरियाणा टॉक्स, और हरियाणा की बात ना करें ये नहीं हो सकता। गांव कौन सा अपना? बलंबा। बलंबा, महम के नज़दीक हाँ वाला। जी। तो आप महम चौबीसी की बेटी हैं। वेरी गुड। महम चौबीसी एक ऐसी खाप पंचायत है, पूरे इंडिया में इसकी दमक है। महम चौबीसी बहुत ज़्यादा ताकतवर है हर मामले में। यहाँ के लोग बोलने में भी धाकड़ होते हैं, और एक्शन दिखाना पड़े तो एक्शन भी दिखाने में धाकड़ होते हैं। अच्छा, ये बताओ कौन है विधायक आपका? थोड़ा जीके का आपका टेस्ट ले लेते हैं। बलराम डांगी। अच्छा, बलराम डांगी कांग्रेस पार्टी को। और रोहतक के अपने लोकसभा के सांसद कौन है? दीपेंद्र सिंह हुड्डा। अच्छा, आपका रोल मॉडल कौन है? कौन आपको लगता है कि मेरा रोल मॉडल? हर किसी का होता है, जो पेरेंट्स तो होते ही हैं, मम्मी पापा, ये तो, लेकिन उसके अलावा कोई और इंटरनेशनल फिगर, कोई स्पोर्ट्स पर्सनालिटी, कोई और जीवन में? मिशेल ओबामा, द वाइफ ऑफ बराक ओबामा। शी इज़ वन ऑफ the toughest ladies I've ever seen. I've read her autobiography, and I felt very inspired by her because she's not American, like means she's African. So the way she has coped up with every challenge, with discrimination, and then became the first lady of USA. So it was very inspiring for me. She is my role model. और अगर वैसे बात करें, इंडिया की बात करें, तो इंडिया में कोई रोल मॉडल? ये तो इंटरनेशनल आपके रोल मॉडल हो गई। इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी क्यों? आयरन लेडी ऑफ? हाँ, means I couldn't see her, means I couldn't even hear of her, but the way I've heard her stories, I find her very strong, means a very strong leader. I would say the strongest leader that has ever emerged in India, and especially a lady. So she is my role model. आपको पता है कि उनको आयरन लेडी तो कहते थे, लेकिन उससे पहले शुरू में गूंगी गुड़िया के नाम से लेकिन उसके बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, एंड जो उन्होंने किया, अमेरिका के प्रेसिडेंट को धमका दिया था उन्होंने, इतनी तक। और आजकल तो ट्रेंड कर रही हैं, खैर वो पॉलिटिकल मैटर है, उस पर हम नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, आज हमारे साथ हमारी गेस्ट, छोटी गेस्ट रिया अलावत, जो कि सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th की टॉपर 99% स्कोर, ये हमारे विशेष मेहमान थी शी टॉक्स में। और
होपफुली आपको अच्छा लगा होगा जो रिया ने अपने बारे में बताया, अपने एम्बिशंस के बारे में बताया। और आप भी अगर एक स्टूडेंट है तो आपको भी बहुत कुछ सीखने को इस पॉडकास्ट से ज़रूर मिला होगा। रिया, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for calling me. I'm grateful.